सपनों की दुनिया में उड़ान भरने वालों विद्यार्थियों, आइए अब हम इस कविता का काव्य सौंदर्य देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, काव्य सौंदर्य के दो अंग हैं, भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य। पहले भाव सौंदर्य देखें हम। पतंग कविता में यह बताया गया है कि भादों के धारासार अर्थात धारा प्रवाह बरसते हुए मौसम के बाद शरद ऋतु आई है, और शरद ऋतु की चमक और बाल मन की उमंग का इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा, प्रकृति में चमकीली धूप है और उमंग छा गई है। बच्चे पतंग उड़ाने चल पड़े हैं। मौसम साफ हो गया है, आकाश मुलायम अर्थात सुहावना हो गया है। पतंगे उड़ने लगी हैं, बच्चे किलकारियां मारते हुए और सीटी बजाते हुए दौड़ने लगे हैं। बच्चे भागते हुए ऐसे लगते हैं जैसे पृथ्वी के चक्कर लगाकर उनके पृथ्वी भी खुद चक्कर लगा रही है और उनके पैरों के पास आने के लिए पृथ्वी बेचैन है। पतंग उड़ाते समय तो कठोर छत भी उन्हें मुलायम ही प्रतीत होने लगती है, क्योंकि उनका ध्यान ऊंचाइयों को छूने के लिए है, ऊंचाइयों को पकड़ने पर है, न कि कठिनाइयों पर। उनके पैरों की लयपूर्ण और जोरदार आवाज, मीठी मीठी आवाज सभी दिशाओं में मृदंग वाद्य यंत्र जो है ढोलक जैसा उसकी तरह गूंजती है। वे अपने शरीर के रंध्रों अर्थात रोम हर्षों से, रोंगटों से निकलने वाले संगीत के सहारे उड़ रहे हैं, अर्थात उनके रोंगटे से संगीत निकल रहा है, उत्साह का, उमंग का संगीत। बच्चे मानो पतंगों के साथ साथ स्वयं भी उड़ते चले जा रहे हैं। कभी कभी वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं, तब उनका साहस और आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है। बल्कि हम लोग तो कई बार क्या सोचते हैं, गिर गए तो हम सोचते हैं अब आगे दौड़ेंगे नहीं, वो कहते हैं अब गिर गए ना, कुछ नहीं हुआ, चलो और दौड़ते हैं। अब इसका शिल्प सौंदर्य देखें विद्यार्थियों, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। इसकी भाषा सरल, सहज और शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें तत्सम, तद्भव, उर्दू और देशज शब्दों का मिला जुला प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द कौन से संस्कृत शब्द होते हैं, जिसमें दिशा, मृदंग वगैरह हैं, और तद्भव शब्द जो संस्कृत से निकले हुए शब्द हैं। ऐसे उर्दू और देशज शब्दों का प्रयोग है। प्रतीकात्मक शैली का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। कोमल कांत पदावली है, और इस कोमल कांत पदावली के कारण हम कहते हैं प्रसाद गुण विद्यमान है। मुक्त छंद है, इसमें छंदबद्ध कविता नहीं है। ये लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है, सीधे सीधे अभिधा वाला अर्थ, वाच्य अर्थ जिसको हम कहते हैं वही काफी नहीं है, इसका लक्षणा वाला अर्थ और लक्षणा के बाद भी व्यंग्य की गहराई भी हमें इसमें जाननी है, वो गुण इसमें विद्यमान है। जैसे दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए संगीतमय वातावरण की सृष्टि, ऐसा अर्थ इस मृदंग से निकला, तो यहाँ लाक्षणिकता है। बिंबात्मक शैली का प्रयोग है। हमारे बिंब हैं 6 मुख्य, जिसमें हम 5 हमारी ज्ञान इंद्रियों के बिंब हैं और एक गतिशील बिंब है। तो बहुत सुंदर प्रयोग है बिंबों का। अलंकारों में मानवीकरण, रूपकातिशयोक्ति मैंने बताया था कपास में है, स्वभावोक्ति और अनुप्रास, पदमैत्री, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश और श्लेष आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। आश्चर्य रस है प्रारंभ में, वीर रस है, भयानक है, और वात्सल्य रसों का भी सुंदर सन्निवेश कवि ने यहाँ पर किया है। तो शिल्प सौंदर्य के अंतर्गत और कुछ तत्व होते हैं जिन्हें आप जान लें और उनको भी विस्तार से समझ लें। तो देखिए, दृश्य बिंबों का प्रयोग बहुत जगह हुआ है। हमने उदाहरण के लिए एक दो दिए हैं आपको। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर दृश्य बिंब की छटा है। गतिबिंब, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, इस कारण से गतिबिंब। दाल की तरह लचीले वेग से अक्सर लचीला वेग यहाँ गतिबिंब को पोषित कर रहा है। कुछ नए प्रतीकों का प्रयोग है जिनमें बिंब भी विद्यमान है। शरद आया अपनी नई चमकीली साइकिल, अब बताइए ऐसा कोई प्रतीक कोई आज तक प्रयोग ही नहीं करता है। शरद आया चमकीली साइकिल पर, और जन्म से ही लाते हैं अपने साथ कपास, बच्चे कपास लाते हैं, बताओ कपास का प्रयोग किया, और कपास में छिपी है निश्चलता, निर्मलता, लचीलापन, कोमलता। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हैं, अर्थात दिशाएं एकदम मधुर आवाजों से गूंजने लगती हैं और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। अब ये सारे क्या हैं, नए प्रतीक हैं। क्या? निडर सुनहला सूरज।
छतों को और भी नरम बनाते हुए, छतों को और भी नरम, पहले छत नरम है क्या, लेकिन कवि का जहां न पहुंचे रवि तहां पहुंचे कवि, और कवि की कल्पना, कवि की उपमा सचमुच अतुलनीय है, सचमुच विशेष है। यहाँ देखिए आप, शिल्प सौंदर्य में अलंकार झूम झूम कर हमें बता रहे हैं कि कौन कौन से अलंकार हैं। मानवीकरण अलंकार देखिए, भादों गया, मनुष्य नहीं है ना, जब मनुष्य जो ना हो उसको मनुष्य बना दिया जाए, मानव बना दिया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। शरद आया, पुलों को पार करते हुए मानवीकरण, और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये सब मानवीकरण अलंकार की सुंदर अनुभूतियां हैं। रूपकातिशयोक्ति, एक तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, और एक कपास, इस तरह के और भी उदाहरण आप देखेंगे। स्वभावोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जहां स्वाभाविकता का वर्णन हो, बिल्कुल प्राकृतिक वर्णन हो। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे पेंग भरते हुए चले जाते हैं, आदि आदि। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर एक दो जगह ही है, ज्यादा नहीं है। सुनहला सूरज, ऐसे ही पदमैत्री छटा देखिए, अपनी नई चमकीली साइकिल। पदमैत्री में क्या है, पदों की मित्रता है, कौन कौन सी, अपनी, ई। तो यहाँ पर पदमैत्री और स्वर मैत्री, ये दो तरह की मित्रताएं होती हैं। तो यहाँ पर पदमैत्री है और इसी तरह की स्वर मैत्री भी है। उपमा अलंकार देखिए, खरगोश की आंखों जैसा, जैसा शब्द के कारण उपमा अलंकार, डाल की तरह लचीले वेग से मतलब समान, और दिशाओं को मृदंग की तरह, यहाँ उपमा अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, जोर जोर से और साथ साथ। इन तरह के, इस तरह के शब्दों से हमारे अलंकारों को पोषण मिलता है, और अलंकार काव्य की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। अब आइए कुछ प्रश्नों को हम देखें, आप कितना इन काव्यांश को समझ पाए हैं, इन प्रश्नों से आप ज्ञात करेंगे। कविता में भावों का जो वर्णन मिलता है, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ये आपको लिखने के लिए आता है 3 अंकों के लिए। तो कविता में भादों वर्षा ऋतु का अंतिम महीना होता है। मैंने बताया था आपको 6 ऋतुएं हैं, और महीने कितने हैं, 12। तो हर ऋतु को 2-2 महीने मिलते हैं। तो वर्षा ऋतु को 2 महीने कौन से मिले, सावन और भाद्रपद। तो भाद्रपद वर्षा ऋतु का आखिरी महीना है। सवेरे का सूरज खरगोश की आंखों जैसा लाल दिखाया गया है। प्रातः काल के मनोहारी वातावरण, मंद मंद धीमी धीमी जो हवा है, हवा के प्रवाह सहित कई ग्रामीण झांकियां यहाँ पर उभरती हैं। ऐसा प्रश्न 2 अंकों का अगर आया तो आप इतना लिखेंगे। 3 अंकों का आएगा तो आप इसको और बड़ा लिख सकते हैं कि चमकीले इशारों से शरद ऋतु आया है, पुलों को पार करते हुए आया है, जोर जोर से घंटी बजाते हुए आया है, वगैरह वगैरह। केवल आपको एक समझाने के लिए हमने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, तो लाल विशेषण का प्रयोग किया है। बच्चों को पतंग उड़ाते हुए छतों के किनारों से कौन बचाता है, उनके रोमांच का संगीत, उनके रोमांचित शरीर का संगीत, उनके रोमांच का वेग। फिर पतंग के साथ बच्चों के उड़ने का क्या संबंध है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे आकाश में पतंग उड़ाते हैं, उसी प्रकार उनकी कल्पनाएं भी आकाश में उड़ती चली जाती हैं। शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ, भाद्रपद के महीने के बाद, रिमझिम फुहारों के बाद। यहाँ आना है बच्चों, बाद, रिमझिम फुहारें खत्म हो गई तभी शरद ऋतु का आगमन हुआ, यहाँ बाद होना चाहिए। तो भादों के बाद, रिमझिम फुहारों के बाद। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या अर्थ है, कि बच्चे रोमांचित होकर, निर्भय होकर जो सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं, शोर मचाते हैं, वो मचाना, शोर मचाना किसी को दुखी करना नहीं है, किसी को प्रसन्न करना है। मृदंग की तरह सुंदर आवाज है वो। तो इसके अलावा हम कुछ प्रश्न और करते हैं, देखिए जरा ध्यान से। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास से बच्चों का क्या, किस प्रकार का संबंध है, कि जिस प्रकार कपास कोमल और मुलायम होती है, उसी तरह से बच्चे भी जन्म के साथ ही कोमलता, लचीलापन और अपने साथ लाते हैं निश्चलता, वो लेकर आते हैं। कवि ने सवेरे की तुलना किससे की है, खरगोश की आंखों जैसी लाल गेंद जैसी, क्योंकि बॉल गोल होती है और बॉल के जैसे ही सूर्य होता है, तो वो कहते हैं वैसी तुलना, कल्पना कवि ने की है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, तो पंक्ति में निहित भाव, ये प्रश्न आ जाता है, भाव स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ है कि बच्चे भी कल्पना करके आसमान में निरंतर उड़ रहे होते हैं। अगला देखिए, जब गिरकर बच्चे बच जाते हैं तो वे क्या करते हैं,
ये सबसे मजेदार बात है, आपके लिए सीखने की बात है। गिरने से घबराना नहीं है, गिरने से सीखना है, दोबारा ऊपर उठना है। गिरकर बच्चे बच जाते हैं तो उनमें साहस और बढ़ जाता है, फिर और भी तेज गति से भागते हैं, मानो धरती ही उनके बेचैन पैरों के पास अपने आप आ जाती है। और वो बच्चे फिर क्या करते हैं, और ज्यादा जोश, और ज्यादा निडरता, और ज्यादा साहस के साथ फिर से दौड़ते हैं, कूदते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा व्याख्या के साथ थोड़ा सा प्रश्न उत्तर भाग हुआ। एक और वीडियो में आप देखेंगे मुख्य प्रश्न जो इस कविता से संबंधित है। धन्यवाद।